हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी ये वीडियो है, ये हमारा बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लाइफ प्रोसेस। तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस को बिफोर आई रीड दिस डेफिनेशन, मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि अगर कोई आपसे सवाल करे कि व्हाट इज, आप कैसे कहोगे कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव एंड नॉट, या ये कहें कि व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट, कि क्या अलाइव है और क्या अलाइव नहीं है। मतलब किसमें लाइफ है, किसमें नहीं है, क्या जीवित है और क्या नहीं है। तो सम ऑफ यू may say that ma'am, the dog is running or the man is riding, और बहुत सारी चीजें आप उनके एक्शंस बताने लग जाओगे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड ईटिंग फूड, रेस्पिरेशन तो नहीं, एकदम ब्रीथिंग आप बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आप उसके विजिबल प्रोसेस या फिनोमेना, बहुत सारी चीजें आप ऐसे बता दोगे कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि इसमें, इसीलिए ये अलाइव है, इसीलिए ये इसमें लाइफ है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो ऐसा विजिबल मूवमेंट तो होता नहीं है। तब उसके लिए क्या कहेंगे? तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि मैम ग्रीन कलर है अभी इसमें, तो और कुछ दिन बाद नई पत्ती आएगी, कि फ्लावर आएगा, फिर ये आएगा। तो ठीक है, ये प्लांट भी अलाइव है, इसमें भी लाइफ है। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका आप विजिबली आप मूवमेंट उनका नहीं देख पा रहे, देन हाउ विल यू से दैट, और हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट कि इसमें ये अलाइव है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हमारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट, दो टर्म उस वहां पे जिक्र हुआ है उसका, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अब वो विजिबल भी हो सकता है और आपको ऐसे नेकेड आई से ऐसे दिखेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट मैंने जिक्र किया, अब वायरसेस में देखिए, वायरस में क्या होता है? वायरस में एज सच कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता, फिर भी वो जो होस्ट सेल है, या आप ये कहें होस्ट सेल तो मैं भी नहीं कहूंगी, लिविंग सेल जो है उसको इन्फेक्ट करता है। तो उसको इन्फेक्ट कैसे कर रहा है जब उसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही नहीं है? तो इसीलिए ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है कि वायरस को आप लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग में। और इस सब को जब हम पढ़ते हैं तो जितनी भी हमारी प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन करती है, वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए असेंशियल है, मैंडेटरी है, जरूरी है, वो सब हमारा लाइफ प्रोसेस में आता है। ऐसी मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन, जितनी भी प्रोसेस इनकी जो जरूरी है, मैंडेटरी है, टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना है? लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रोसेस की जो जरूरी होते हैं, उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब ये है क्या लाइफ प्रोसेस में? और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी। कुछ भी चीज हो रही होगी, हमें अल्टीमेट हमें एनर्जी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आपके जो है ये 5 आपका प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका न्यूट्रिशन होगा, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, फिर आपका रेस्पिरेशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। आपके सिलेबस में ये 4 है, हम ये पढ़ रहे हैं। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सारा होता भी है, लेकिन हमें सिर्फ इसी से मतलब है, अभी हम यही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होता है इसका, व्हाट इज न्यूट्रिशन कोई पूछे तो सिंपली यू कैन से न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ फूड, सिंपल। अब मोड्स लगा दिया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या मोड मतलब तरीका, वे ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन लेने का या फूड लेने का तरीका क्या है, वे क्या है। ठीक है, 4 चीजें हैं, चारों हमें पढ़ना है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं आपके लाइफ प्रोसेस में, सीधा सीधा प्लांट्स की बात करेंगे और एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग भी आपके एनिमल्स में आते हैं, प्लांट में नहीं आता है ना। तो आप यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन एनिमल में हम डॉग, एलिफेंट, लिजार्ड, किसी और एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, सब में अलग अलग होता है। हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ठीक है, आगे हम रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, या हम हार्ट भी पढ़ेंगे, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव भी पढ़ेंगे। वो सारा हमें किस में पढ़ना हो, किसके लिए पढ़ना है? वो सारा हमें ह्यूमन बीइंग के लिए पढ़ना होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला उठाते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहला लेते हैं न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? अभी बताया आपको जैसे कि न्यूट्रिशन इज जस्ट इनटेक ऑफ फूड, कि फूड तो लेना है ना उसको किसी भी तरीके से, या तो इनटेक ऑफ फूड, या अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की अगर बात करें तो ऑटोट्रॉफ का क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड नहीं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लेके, जैसे CO2 H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है, फिर वो वही उसकी वो एनर्जी हो जाती है। ठीक है, अभी समझाएंगे इसको कैसे, पहले यहाँ पे इसका ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉफिक है एंड दिस वन इज द हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या है, ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऑटो मतलब जहां भी वर्ड जैसे कहते हैं ना, ये तो ऑटोमेटिक हो गया, ये ऑटो कैटालिसिस है, ये जहां पर भी वर्ड ऑटो आता है उसका मतलब होता है सेल्फ, खुद से होना, ठीक, नॉट डिपेंडेंट टू अदर्स। तो ऑटोट्रॉफिक यानी कि सेल्फ सिंथेसाइजर, जो खुद फूड, एक तरह से आप इसको ये बोल सकते हो सेल्फ सिंथेसाइजर, जो खुद बनाने वाला हो, सिंथेसाइजिंग द फूड, अपना फूड खुद बना ले, जो डिपेंडेंट ना हो। ठीक, दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं which depends upon the organisms which depend upon the autotrophs, जो autotrophs पे डिपेंड करते हैं वो आपके हेटेरोट्रॉफ में चले जाते हैं। ठीक है, कैसे? फर्दर heterotrophic is classified into 3 categories and the first one is saprophytic, second is parasitic and the last one is आपका holozoic। holozoic में यहाँ पे अमीबा भी आ जाता है, ये आपका अमीबा भी आ जाएगा। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? सैप्रोफिटिक में आता है ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर फूड, या वो डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड होते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, जो मर रहे होते हैं, जो मर चुके होते हैं, डेड डिकेइंग, डेड भी हो, डिके भी हो रहा हो, डिके मतलब डिकम्पोज एक तरह से हो रहा हो, वो उसकी फॉर्म चेंज हो रही हो, है ना। तो वहां पर क्या होता है, फंगाई, ईस्ट, इसका ये अपना फूड वहां से लेते हैं। ठीक है, पैरासिटिक, पैरासिटिक में जैसे जब आप लोग छोटे होंगे, छोटे मतलब सेकंड थर्ड क्लास में कभी रहे होंगे, तो किसी न किसी बच्चे के सर में जैसे जूं हो जाती है, तो वो जो लाइस है, वो जो जूं जिसे बोलते हैं, वो क्या है, वो पैरासाइट है। कैसे? क्योंकि वो अपना फूड एक लाइफ में से ले रही है, वो कभी भी जूं जो होगी सड़ी हुई ब्रेड में नहीं मिलेगी, जो फूड आपका खराब हो गया है, जो डिकम्पोज हो रहा है, वहां पे नहीं मिलती है। वो कहाँ मिलेगी? बिल्कुल जहाँ पे अच्छा सर्कुलेशन है, बच्चों में मिलती है, और जो आपका लाइफ जहाँ पे है वहां पे मिलती है। तो पैरासाइट्स बिना हार्म पहुंचाए, कोई हार्म भी नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपना फूड वहां से उसको ब्लड के थ्रू सक करते रहेंगे, उसको लेते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे हमारे जो घर में पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो उनके भी जितने भी वो आ जाता है ना उनकी बॉडी पे, हम लोग उसको साफ सफाई भी करते हैं, फिर वैक्सीनेशन भी होती है, बहुत सारी चीजें, वो सारे जितने भी होते हैं छोटे छोटे, वो सब आपके पैरासाइट्स में आते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस तो बच्चों यही है कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे होता है, और ये डेड भी हो, डिके भी हो रहा हो जो साथ में। ठीक है, और ये पैरासिटिक होता है आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे अपना फूड को ये लेते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है होलोजोइक। अब ये होलोजोइक क्या है? और आप देख रहे हो होलोजोइक में कि भाई मैम ने मैन और डॉग तक तो सही था, अमीबा कहां से आ गया, है ना। प्रोटोजोआ की कैटेगरी अमीबा आप जानते ही हैं। तो ये होलोजोइक में कैसे आ गया? होलोजोइक में क्या होता है बच्चों? होलोजोइक का मतलब होता है, होलोजोइक इट इज द मेथड ऑफ अ न्यूट्रिशन इन विच आपका इंजेशन होगा। इंजेशन मतलब आपने फूड को लिया ऐसे, फिर वो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन है। ये चारों स्टेप्स जहां होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी में। आप कहोगे मैम अमीबा में तो, अमीबा तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये मैं आगे समझाऊंगी कैसे। तो होता क्या है कि पूरा का पूरा फूड उन्होंने इंजेशन में आया, ठीक है, फिर वो डाइजेशन हो रहा है अंदर, उसका डाइजेशन के बाद में वो एब्जॉर्प्शन में जा रहा है, फिर वो एसिमिलेशन में जा रहा है। तो जहां ये चारों प्रोसेस होती हैं
और ये हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी में होती है, प्रोटोजोआ के अमीबा में भी होती है। तो उसको ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मेथड। ठीक है, ये हमारा तो आपकी 3 कैटेगरी हो गई। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपका ऑटोट्रॉफिक से। ऑटोट्रॉफिक के लिए ये आप नोट कर लेना इसको अच्छे से। हाँ, एक मैं ये बता दूं, जैसे कस्केटा लिखा, प्लाज्मोडियम लिखा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो कस्केटा का ये अमर बेल होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कहीं पे, या नहीं भी देखा हो आप देख लेना इसको गूगल पे डाल के। तो जैसे बड़ा सा पेड़ है, उस पर ऐसे बेल कभी कभी देखिए ऐसे किसी और क्लाइंबर जो होता है वो कोई और ऐसे क्लाइंब करने लग जाती है। ठीक है, तो वो अपने आप में नहीं करती, अपने आप में नहीं होगी, किसी ना किसी कोई अच्छे बड़े जो ट्री होता है उसके सहारे से वो चढ़ती है। तो वो भी, ये भी जैसे ये अमरबेल कस्केटा, ये भी उसी का एग्जाम्पल पैरासिटिक के अंदर ही आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का यह स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक के लिए आपको किस चीज की, प्लांट्स को किस चीज की जरूरत है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, याद करिए। ऑटोट्रॉफ्स के लिए प्लांट को एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ कीमोसिंथेसिस भी होता है, उसका जिक्र नहीं है। कीमोसिंथेसिस हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है। जब भी फोटोसिंथेसिस का नाम आए तो फोटो मतलब सीधा लाइट, और ग्रीन क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा, सनलाइट वहां पे होगी। और हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उसको CO2 उनको चाहिए, तो वो CO2 और H2O, जमीन से सॉइल से वो H2O लेंगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है बाद में समझाया जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से CO2 और सॉइल से आपका क्या जा रहा है, सॉइल से आपका H2O जा रहा है, और सनलाइट मिल रही है उसे, सनलाइट के मिलते ही क्लोरोफिल एक्टिव हो रहा है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वहां पर आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, और फाइनली आपको क्या मिल रहा है, C6H12O6। वहां पर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने जिक्र किया था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल उनको प्रोवाइड होता है, उनको वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो उसको मिल जाता है फूड। ठीक है, तो मैं आप फोटोसिंथेसिस की मैंने जो फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था केमिकल इक्वेशन वाला बैलेंसिंग का, उसमें आपको दिया भी था कि फोटोसिंथेसिस को बैलेंस्ड इक्वेशन में आप लिखिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे ये स्टार्ट करती हूँ। अब इसको मैं रब कर देती हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिशन का स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन में हम ऑटोट्रॉफ्स में आपको मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। ये देखिए, तो बच्चों ये हमने न्यूट्रिशन का आपका ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट किया था। तो ऑटोट्रॉफ में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन जो होता है, ये जो इनका फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है कि फूड को वो बनाते कैसे हैं। अभी मैंने बताया था आपको इनऑर्गेनिक उसको मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड में, ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो 3 स्टेप्स होते हैं, और वो 3 स्टेप्स क्या है। पहला है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि लाइट एनर्जी जो सन से जो उसको लाइट मिल रही है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, सेकेंड स्टेप में आता है conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। क्या कहा कि क्लोरोफिल ने, पहला स्टेप था कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। अब वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है। तो किसमें स्प्लिट मतलब टूटना, किसमें स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 एंड O2। लास्ट वाला जो स्टेप होगा वो होगा आपका रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो हमारा ग्लूकोज जो बना है C6H12O6, वो वही कार्बोहाइड्रेट में आता है आपका। तो रिडक्शन ऑफ CO2। अब रिडक्शन ऑफ CO2 क्यों कह रहे हैं, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने इसमें केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जो हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला चैप्टर था, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब इसको उल्टा कर देते हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, C6H12, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें जुड़ रहा है, O6। ठीक है, और ये आपको पता ही है जो इसकी फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन है वो क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। CO2 होता है 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2O। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब यहाँ पे ये आपको रिडक्शन समझ में आ गया कि क्यों रिडक्शन हुआ। एक और बात, ये तीनों जो हमारे स्टेप्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स हैं, ये तीनों जो स्टेप्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक के बाद एक इमीडिएटली हो। जैसे आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं तो वो रात में CO2 एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन आपका दिन में जो क्लोरोफिल, डे टाइम में जो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्व करेगा उसका यूटिलाइजेशन फिर वहां पे होगा। तो ये नहीं कि तुरंत फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे बैक टू बैक स्टेप नहीं होते हैं एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, ये डायग्राम्स हैं सनलाइट। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ आपकी एक एक्टिविटी आती है, 2 एक्टिविटीज आएंगी। ठीक है, एक एक्टिविटी आपकी है स्टार्च टेस्ट की, तो वो जब हमारी लैब खुलेगी वो एक्टिविटी मैं आपको तभी करा पाऊंगी क्योंकि उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है, तो वो आयोडीन सॉल्यूशन होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम, ये जैसे लीफ है। ठीक, अब इसमें ये मिड वाली जो है ऐसे ही जा रहा है ना, ये है मिड रेल, इसको बोला है मिड रेल। ये जो ऐसे बड़े बड़े फ्लैटन ये है, इसको बोला है ब्लेड और लेमिना। ये स्मॉल स्मॉल से यहाँ पे ऐसे लाइनिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये बनी हुई है, ये वेन्स है। यहाँ पर ऐसे ये देखिए इस तरह से छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इसमें इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ VB, मतलब वैस्कुलर बंडल। और इसमें क्या आता है, फ्लोएम आता है और जाइलम आता है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका फ्लोएम का है और नीचे वाला जाइलम का है। आप जानते हो फ्लोएम और जाइलम का क्या, आप लोग ने जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो कि जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड। अब यहाँ पर ये जो मैंने एरो ऐसे दिखाया, इसका क्या मतलब है, जब भी हम कोई डायग्राम बना के और ऐसे सर्कल करके फिर नीचे कुछ बना देते हैं, इसका मतलब इसको हम क्रॉस सेक्शन इसका ले लिया, इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम ऐसे तो नहीं रखेंगे एकदम, तो क्रॉस सेक्शन हमने लिया। सेक्शन कटिंग 2 चीज होती है, एक सेक्शन कटिंग होता है, एक डाइसेक्शन होता है। जब हम प्लांट्स के लिए करते हैं, उसकी लीफ को ऐसे आपने ऑनियन पील्स निकाली और बहुत सारी चीजें हम करते हैं, सेक्शन कटिंग उस वहां यूज करते हैं। और एनिमल्स वगैरह के लिए हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब तो वहां पर डाइसेक्शन होता है। ये देखिए, तो इसको हमने यहाँ पे देखा, ये है आपका वैक्सी क्यूटिकल, दिस इज अपर एपिडर्मिस, ये क्लोरोप्लास्ट है। वैक्सी क्यूटिकल बिल्कुल अपर एपिडर्मिस है, बिल्कुल बाहर वाली जो है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मा मतलब वो स्किन सबसे बाहर वाली, तो एपिडर्मिस हो गया। ठीक, अब ये छोटे छोटे जो इसके अंदर ये बने हुए हैं सर्कल्स, ये छोटे छोटे मैंने डॉट्स ऐसे बनाए हुए हैं, टाइनी पोर्स, ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत लोग गलत बोलते हैं, टीनी बोलते हैं, टीनी इज नथिंग, टाइनी बोलते हैं इसको। टाइनी पोर्स, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, वो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब द सनलाइट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब द सनलाइट। तो अब यहाँ पर ये जो खाली जगह बनाई, ये आपका एयर स्पेस है। और लोअर एपिडर्मिस, जैसे अपर एपिडर्मिस होती है ऐसे लोअर भी होती है, तो लोअर एपिडर्मिस में यहाँ, लोअर एपिडर्मिस में मैंने यहाँ गार्ड सेल दिखाया है कि लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल है। अब ये गार्ड सेल क्या है, जैसे यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं स्टोमेटल, स्टोमेटल के मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। एक आपका बड़ा हैप्पी सा दिखा दिया मैंने, ये ओपन है, और ये थोड़ा उदास है, ये क्लोज्ड है क्योंकि उसकी फंक्शनिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ये ना थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ऐसे थोड़ा स्क्वीज सा करके दिखाइएगा। अब ये देखते हैं कि
क्लास 9th में you have already studied or learnt about the stomata, the function of the stomata in your previous class. क्लास 9th में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा. स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स टू एक्सचेंज द गैसेस, है ना. तो जैसे CO2 को उसको लेना है तो वो कैसे करेगा फंक्शन, ये देखिए स्टोमेटा. ये तो समझ में आ गया कि गार्ड सेल्स, हमने इसका क्यों क्रॉस सेक्शन देखा है, क्योंकि हमें ये पढ़ना है. अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, यहां से लीफ में लोअर एपिडर्मिस में से यहाँ पे गार्ड सेल निकाला आपने, इसकी स्टडी कर रहे हैं कैसे. इसकी भी स्लाइड आपको लैब में बनवाई जाएगी. आप ही लोगों से बनवाऊंगी, पहले मैं दिखाऊंगी फिर आपसे बनवाऊंगी. तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो है ये गार्ड सेल्स हैं. ये जो इतना बड़ा ये आपको फ्लैप दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह का जो शेप है, ये आपकी गार्ड सेल्स हैं. इसके अंदर बीच में ये जो ऐसे होल है, ये है स्टोमेटल पोर. और ये छोटे छोटे ये जो बना हुआ है, ये सब क्या है, ऐसे सर्कल से जो लगे हुए हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है. ठीक, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है. अब ये ओपन है, ओपन वाला जब हम दिखाएंगे आप लोग इसको जब अपनी कॉपी में बनाओगे इसी तरीके से बनेगा. ठीक, ये क्लोज्ड वाला है ना, तो ये गार्ड सेल और ऐसे श्रिंक हो जाएंगे. ठीक है, अब गार्ड सेल का बड़ा इसमें पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, या इंपॉर्टेंस ऑफ गार्ड सेल, सिग्निफिकेंस ऑफ गार्ड सेल इन द स्टोमेटा या इन फोटोसिंथेसिस, ऐसे पूछ लेंगे. ठीक है, अब होगा क्या, ये हमें पता चल गया कि हमारा जो स्टोमेटल पोर से है उससे गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, दूसरी बात लोअर एपिडर्मिस से हमने इसको निकाला, ये भी ठीक है. अब गार्ड सेल, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा जैसे कोई गेट कीपर है या गार्ड है. ठीक है, तो उसका क्या काम होता है कि कोई आया तो उसने दरवाजा खोल दिया, कोई उसका काम खत्म हो गया, विजिटर अंदर चला गया आने वाला, या अंदर से बाहर जाने वाला चला गया, तो आपका दरवाजा बंद हो गया. आपके स्कूल में भी ऐसा होता है, जो आपके वो खड़े रहते हैं, गार्ड खड़े रहते हैं, उनका क्या काम है, जब आप लोग अंदर आ जाते हैं 9 बजे के बाद में, जो भी आपका स्कूल टाइमिंग जब बंद हो जाती है उसके बाद उस दरवाजे को बंद कर देते हैं. यही काम इन गार्ड सेल्स का है. जब गैसेस को आना होगा, जब फोटोसिंथेसिस होनी होगी, जब डे टाइम होगा, तब ये ओपन हो जाते हैं, और जब वो फंक्शनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं. क्यों ऐसा भगवान ने बनाई, हर चीज सिस्टमैटिक है. क्यों ऐसा करा, क्योंकि ये लीफ से बहुत ज्यादा होते हैं, ये सही है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में तो हो ही रहा है, स्टेम्स और रूट से भी हो रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे में क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जब गैसेस जा रही है स्टोमेटल पोर से तो वाटर का भी लॉस हो सकता है. तो वाटर का लॉस ज्यादा ना हो, तो इसीलिए जब डे टाइम होता है या जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तभी ये ओपनिंग इसकी होती है यहाँ पे. ठीक है, ताकि मिनिमम आपका वाटर लॉस हो सके. अब याद रहेगा कि क्यों हम गार्ड सेल का नाम गार्ड ही रखा है. ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कंडीशन होती है, मतलब ऐसा कब होता है कि ये आपका ओपन हो रहा है और फिर उसके बाद में क्लोज्ड हो रहा है. जो वाटर का फ्लो है वो इनमें होने लगता है. वाटर का फ्लो जब होगा तो ये स्वेल हो जाती है. जैसे ये स्वेल हुई तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पोर बना रहता है तो ये ओपन हो जाता है, और जैसे ही ये श्रिंक होता है तो ये आपकी ये जो चीजें बिल्कुल ऐसे क्लोज हो जाती है. थोड़ा सा और कम कर देना है इसको. ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग और ये क्लोज्ड स्टोमेटल पोर है. आप इसको लिख लीजिए, बना लीजिएगा, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, समझ में आता है, और नोट्स इसी में से बनाने हैं. अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ लिखती हूँ. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. हाँ, उस क्वेश्चन को लिखने से पहले, उन क्वेश्चंस को लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे प्लांट है मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है. ठीक है, बड़ा प्यारा सा प्लांट है. अब इस प्लांट में अभी तो इंडोर है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लाइट की जरूरत है. इस प्लांट में CO2 ले रहा है, सनलाइट ले रहा है. ठीक है, और सॉइल से क्या ले रहा है, वाटर. सॉइल से क्या ले रहा है, वाटर. तो केवल वाटर ही तो जाएगा नहीं, और भी न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, मैग्नीशियम भी जाएगा, आयरन भी जाएगा. नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है. तो नाइट्रोजन कैसे जाता है,
नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में। क्लास 9th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, याद आ रहा है? तो वहां से उसको रिकॉल कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चंस मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पे, आपका ये असाइनमेंट है, आपको उसको कंप्लीट करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द सेल ऑर्गेनली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, कि आपको सेल ऑर्गेनली बताना है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। सेकंड है डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन, और थर्ड क्वेश्चन है आपका क्लासिफाई द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जाम्पल, ये याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, विद एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देती हूँ, विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब डिफाइन फोटोसिंथेसिस, अब जब फोटोसिंथेसिस आप डिफाइन कर रहे होंगे तो उसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो ये विद डायग्राम, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ, विद लेबल्ड, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, बायोलॉजी में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेबलिंग के साथ। लेबलिंग मतलब आप उसको बताओ, ये नहीं कि आपने बना के छोड़ दिया कि कौन सा पार्ट कौन सी चीज क्या है, तो विद लेबल्ड डायग्राम। राइट द 3 मेन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको तीनों स्टेप्स जो है मैंने बताया था, पढ़ाया था, वो आपको इसमें नोट करना है। व्हाट आर गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ठीक। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। What is the role of chlorophyll in photosynthesis, कि क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। 10th क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, ठीक है, किस किस चीज की उसमें जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चंस है, आप इसको पॉज करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, लेबल्ड डायग्राम बनाइए, केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखिए, कंडीशंस लिखिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम इसके आगे हम हेट्रोट्रॉफिक पढ़ेंगे।